Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का इकोनॉमिक्स का पेपर 10 मार्च 2023 को हुआ था। उसके फुल एक्सप्लेनेशन विद आंसर की पेपर एनालिसिस हम सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका सेट सी का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। सेट सी का पार्ट सेकंड, जिसमें 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, 4 के एंड 6 के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गिव द मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा देनी है। आपको पता है मार्शल ने 1890 में उनकी प्रकाशित बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये डेफिनेशन दी थी कि जो इकोनॉमिक्स है इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, मानव जाति का अध्ययन। ये आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते थे 2 नंबर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र वह वक्र जो 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, जिसे एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि या समान संतुष्टि, ठीक है ना, समान संतुष्टि मिलती है। तो इसकी जो शेप है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आप ये बता सकते थे। बट आर गिफन गुड, गिफन वस्तुएं क्या होती हैं, घटिया से भी घटिया ये वस्तु होती है। और यहाँ पर जो प्राइस इफेक्ट है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम नहीं करता, प्राइस इफेक्ट इसका पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब है व्हाट यू मीन बाय होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये वस्तुओं की समरूपता, ये वाली जो विशेषता है पाई जाती है। जैसे हम सब्जी मंडी या अनाज मंडी का इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, एक जैसी वस्तुएं होती हैं। व्हाट इज स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल की फॉर्म में या बिका हुआ या बिना बिका हुआ जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल होता है, वो उसको हम स्टॉक बोलते हैं, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अवेलेबल होता है, यानी कि जो एक समय के निश्चित बिंदु पर अवेलेबल होता है। वट इज़ ओपन इकोनॉमी, वेयर देर इज़ फॉरेन ट्रेड, जहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है वो ओपन इकोनॉमी होती है। उसके बाद वट इज सेल ऑफ मार्केट, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, ये से ने कहा था, ये आपने मीनिंग लिखना था इधर। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर प्राइस दे रखा है और क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है। प्राइस क्या है 10 P1 है ये, और सॉरी P है ये, और P1 कितना है 15। उसके बाद क्यू कितना है 100 एंड Q1 50। अब आपने P1 माइनस पी करके तो डेल्टा P निकालना था, Q1 माइनस क्यू करके डेल्टा Q निकालना था, और फिर P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इस फॉर्मूले में पुट करके आगे, ये माइनस इस फॉर्मूले में पुट करके आपने इसका आंसर निकाला था। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपका आंसर कितना आया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में आपने डिफरेंस बताना था। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ये मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता चुकी हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर जो करवाए थे मैंने आपको, वो सीरीज़ मैंने करवाई थी, जिसमें मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की याद करने की भी ट्रिक बताई थी। एक्सटर्नल में इंटीग्रेशन, कंसंट्रेशन, इन्फॉर्मेशन, टी आई ओ एन सबके पीछे, और जो बच गई हैं हमारी, जैसे लेबर से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, या फिर और हमारी जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ये जितनी भी सारी हमारी इंटरनल इकोनॉमीज थी, एक फॉर्म को जो आंतरिक रूप से फ़ायदे मिलते हैं और एक बाहरी रूप से, ठीक है ना, ये बताना था आपने इसमें। फिर उसके बाद मांग के स्थिर रहने पर पूर्ति में होने वाली कमी और वृद्धि का संतुलन कीमत पर प्रभाव, ये सेट बी में भी हमने किया था कि ये देखिए कि ये डिमांड है और ये सप्लाई है। इन्होंने कहा मांग तो स्थिर रहेगी, बट सप्लाई में कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ये इधर इंक्रीज और इधर डिक्रीज, राइट साइड आएंगे तो इंक्रीज, लेफ्ट साइड आएंगे तो डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा ये था। तो इस पर क्या असर हुआ, जब सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाता है। ये डायग्राम के थ्रू आपने बता देना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। पूर्ति में वृद्धि होने के कारण, पूर्ति में वृद्धि होने के कारण मैंने आपको बता रखा है, जब वृद्धि और कमी की बात होती है ना, तो प्राइस कांस्टेंट होता है, बाकी सारे फैक्टर की वजह से ही सप्लाई में इंक्रीज होगा, ठीक है ना। बाकी सारे फैक्टर कैसे, जैसे कॉस्ट कम आई है या फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस तरीके से हमने उसके रिलेटेड गुड वगैरह के प्राइस देखकर एक्स्ट्रा जो प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर हैं उनमें इंक्रीज होने से इसमें इंक्रीज होगा। बाजार कीमत पर नेक्स्ट है GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस एंड GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये बताना था। तो GDP एट मार्केट प्राइस में क्या होता है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देते हैं तो GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो GDP एट मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। ये दोनों फॉर्मूले आपने बता देने थे यहाँ पर। उसके बाद
डिफरेंस बताना डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डेफिसिट डिमांड हमारी क्या होती है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, डेफिसिट डिमांड होगी। और एक्सेस डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो हमने फॉर्मूले भी बना सकते थे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है इधर, और यहाँ पर हमारा ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इससे कम अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो ये हमारी सारी डेफिसिट डिमांड है, और इस पॉइंट से ऊपर अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो ये हमारी एक्सेस डिमांड है। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से और ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से आपको बता रखे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन बना सकते थे। उसके बाद है व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल राजकोषीय घाटा क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी। राजकोषीय घाटा फॉर्मूला भी मैंने आपको कराया हुआ है। राजकोषीय घाटा बजट वाली जो सीरीज है वहाँ सारा एक्सप्लेन करा रखा है। ये राजकोषीय घाटे में क्या था कि जो प्राइमरी डेफिसिट है उसमें से हमने इंटरेस्ट नहीं सॉरी फिजिकल डेफिसिट है ना यहाँ पर, हाँ फिजिकल डेफिसिट के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट माइनस करने हैं एक्सक्लूडिंग बोराइंग्स। ठीक, तो दो इसके महत्व बताने थे। डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत बढ़िया तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराए थे तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया था, और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइड कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में नहीं होता, मतलब ये हमेशा बैलेंस में ही रहता है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स का ही ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का ट्रेड होता था। इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर बाई चांस कोई डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड से ठीक नहीं कर सकते, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाता है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से ठीक किया जा सकता है, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि टेबल बनाकर और लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग, टेबल एंड डायग्राम, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बहुत अच्छे से आपने ये क्वेश्चन बना दिया होगा, उम्मीद करती हूँ। उसके बाद है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक या अपेक्स बैंक। सेंट्रल बैंक हमारा देश का आरबीआई, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935। ये सब इसके इंट्रोडक्शन में लिख के और फिर डिफरेंस बताना था सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, राइट स्पीचर। परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मीनिंग बता के इसकी 4-5 आपने क्या बतानी थी, आपके विशेषताएं बतानी थी। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने ही चैनल पे जाके देखिए। परफेक्ट कंपटीशन वाली सीरीज बहुत बढ़िया करवा रखी है मैंने मार्केट की। व्हाट इज मोनोपोली मार्केट, अथवा में भी दे रखा है इसका कि इसकी फीचर्स बताइए। मोनोपोलिस्टिक मार्केट और इसकी फीचर्स, अभी लास्ट मैंने जो क्वेश्चन सेट बी करवाया वहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ये जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाने वाली और राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि, ये सेट ए और सेट बी में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो आप वो वाली अपनी वीडियो भी देख लेना, सेट बी और सेट सी, ये सेट ए में क्या आया हुआ था और किस तरीके का आपका आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा पेपर उनके कंपैरेटिवली कैसा था। सारे ही पेपर बहुत बढ़िया आए हुए थे। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है अपनी खुद, मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो, 1 डे 1 कंसेप्ट, 1 डेली 1 डायग्राम और ये सब, अगर आपने सारी की सारी सीरीज और सारे के सारे जो वीडियो हैं अपने अच्छे से देखी हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।